हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को क्लास 12th केमिस्ट्री की तैयारी करा रहा हूं और आज के इस वीडियो से हम नए लेसन को स्टार्ट करेंगे। और हमारा आज का नया लेसन है रासायनिक बलगतकी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम केमिकल काइनेटिक्स। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं हम रासायनिक बलगतकी के डेफिनीशन से, यानी कि इसकी परिभाषा से। तो यदि हम बात करें रासायनिक बलगतकी की परिभाषा की, तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को प्रभावित करने वाले कारकों एवं अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं रासायनिक बलगतकी। तो रासायनिक बलगतकी के अंतर्गत हम करते क्या हैं, पहले ये समझ लेते हैं। तो रासायनिक बलगतकी विज्ञान की ही शाखा है जिसमें कि हम रासायनिक अभिक्रियाओं की दर यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं। फिर उन अभिक्रियाओं की दर को कौन कौन से कारक, कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, जैसे कि ताप, दाब, सांद्रता, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और इसके अलावा हम अभिक्रियाओं की क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको रासायनिक बलगतकी की परिभाषा समझ में आ गई होगी। आगे जैसे जैसे हम चैप्टर में पढ़ेंगे, आपको इनसे जुड़े हुए जितने भी कंसेप्ट हैं वो क्लियर होते जाएंगे, यानी कि परिभाषा से जुड़े हुए जितने भी कंसेप्ट हैं आगे क्लियर होता जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अभिक्रिया की दर की, जिसे हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो एकांक समय में अभिक्रियक की सांद्रता में होने वाले कमी अथवा उत्पाद की सांद्रता में होने वाली वृद्धि को हम अभिक्रिया की दर कहते हैं। तो एकांक समय में किसी अभिक्रियक को हम अभिकारक भी कहते हैं, तो मैं अभिकारक भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। तो जब भी आप कोई रिएक्शन लिखते हैं तो आप लेफ़्ट साइड हमेशा अभिकारक लिखते हैं और राइट साइड हमेशा उत्पाद लिखते हैं, यानी कि प्रोडक्ट लिखते हैं। तो यहाँ से अभिक्रियक यानी कि अभिकारक को मैंने आ से प्रदर्शित किया है और जो प्रोडक्ट है हमने उसे पी से प्रदर्शित किया है। अब अभिक्रिया की दर कहता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया कि एकांक समय में मतलब दिए गए समय में जो अभिकारक है, अभिकारक की सांद्रता में होने वाली कमी या फिर उत्पाद की सांद्रता में होने वाली वृद्धि, यही कहलाती है अभिक्रिया की दर। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, तो अगर समय शून्य है, मतलब कि अगर अभिक्रिया प्रारंभ हुई है यानी t=0 ले लें, तो अभिकारक की जो सांद्रता होगी वो तो 100 मोल होगी। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने अभिक्रिया का प्रारंभ किया, लेकिन प्रोडक्ट क्या होंगे, वो 0 मोल होंगे, क्योंकि अभिक्रिया प्रारंभ होते ही प्रोडक्ट तो हमारा बनेगा नहीं, उत्पाद तो बनेगा नहीं। तो जब हम कोई भी अभिक्रिया स्टार्ट करते हैं, मतलब टी समय पर यानी कि t=0 लेते हैं, तो हमारे जो अभिकारक होते हैं उनकी सांद्रता 100% होती है, लेकिन जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी सांद्रता 0 होती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, यानी कि समय बीतने के साथ साथ अगर हम जैसे यहाँ पे t ले लें 10 मिनट, तो हम देखेंगे कि जो अभिकारक है उसकी जो मात्रा है वो हो गई 80 मोल, और इस अभिकारक के 100 मोल से हमारा क्या बना होगा, 20 मोल बना होगा, तभी ना। तो जैसे जैसे समय बीता, तो समय बीतने के साथ यानी कि एकांक समय में जो अभिकारक की सांद्रता में कमी हुई है, ठीक है, अभिकारक की सांद्रता में जो कमी हुई है अथवा या फिर उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हुई है। जैसा कि आपने देखा कि प्रारंभ में R का वैल्यू है 100 मोल और प्रोडक्ट 0 है t0 पर, यानी कि शून्य समय पर। लेकिन जैसे जैसे अभिक्रिया हुआ, यानी कि यहाँ पर हम लोगों ने समय ले लिया 10 मिनट, तो 10 मिनट बाद हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा अभिकारक है उसकी मात्रा हो गई 80 मोल। यहाँ पर अभिकारक की सांद्रता में कमी आई और जो हमारा उत्पाद है, जो प्रोडक्ट है, उसकी सांद्रता शुरू में क्या थी, 0 थी, लेकिन अब क्या हो गया, 20 मोल। यानी कि एकांक समय में जो अभिकारक की सांद्रता होती है उसमें कमी होती है या फिर उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है, और यही कहलाती है अभिक्रिया की दर, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस डेफिनीशन से हम इसके फार्मूले को लिखने का प्रयास करते हैं। तो इससे दो तरह के फार्मूले बन सकते हैं। पहला हम देख सकते हैं कि अभिक्रिया की दर बराबर हो सकती है अभिक्रियक की सांद्रता में होने वाली कमी बटे समय। अभिक्रियक या हम बोल सकते हैं अभिकारक। और यदि हम उत्पाद के आधार पर अभिक्रिया की दर की परिभाषा लें, तो इसका फार्मूला होगा अभिक्रिया की दर बराबर उत्पाद की सांद्रता में होने वाली वृद्धि बटे समय। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया की दर है वो अभिकारक और उत्पाद के लिए अलग अलग है। अभिकारक के लिए सांद्रता में कमी आ रही है, जबकि उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हो रही है, लेकिन एकांक समय के साथ। नेक्स्ट हम बात करते हैं अभिक्रियाओं की दर के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार। तो अभिक्रिया की दर के आधार पर जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। पहला है
तीव्र अभिक्रिया जिसे हम बोलते हैं फास्ट रिएक्शन, दूसरा है अति मंद अभिक्रिया जिसे हम बोलते हैं स्लो रिएक्शन, और थर्ड है मंद अभिक्रिया जिसे हम बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शन। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं तीव्र अभिक्रिया की यानी कि फास्ट रिएक्शन की। तो यदि हम बात करें तीव्र अभिक्रिया की तो वे अभिक्रियाएं जिन्हें पूर्ण होने में कुछ सेकंड का ही समय लगता है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं तीव्र अभिक्रियाएं। यानी कि तीव्र अभिक्रियाएं इतनी तेज होती हैं कि इन्हें कंप्लीट होने में सिर्फ कुछ ही सेकंड का समय लगता है। तो कुछ ही सेकंड में कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे अगर हम एग्जाम्पल के रूप में लें, जब हम प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार के बीच अभिक्रिया कराते हैं तो ये अभिक्रियाएं कुछ ही सेकंड में कंप्लीट हो जाती हैं। तो इसलिए किस प्रकार की अभिक्रिया है, तीव्र अभिक्रिया है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले लें हम HCl और NaOH। तो HCl हमारा प्रबल अम्ल है और NaOH प्रबल क्षार है। जब इनके बीच अभिक्रिया कराते हैं तो कुछ ही सेकंड में NaCl और H2O का निर्माण हो जाता है। दूसरा है हमारा अतिमंद अभिक्रियाएं यानी कि स्लो रिएक्शन। तो अतिमंद अभिक्रियाएं क्या हैं, तो वे अभिक्रियाएं जिन्हें पूर्ण होने में कुछ दिनों या कुछ वर्षों का समय लगता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं अतिमंद अभिक्रियाएं। यानी कि ये ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिन्हें कंप्लीट होने में बहुत अधिक समय लगता है, जैसे कि आयरन पर जंग लगना। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि लोहे पे जंग तुरंत तो लग नहीं जाता है, इसे में जंग लगने के लिए क्या होता है, बहुत अधिक समय की आवश्यकता पड़ती है। अगला है मंद अभिक्रियाएं यानी कि मॉडरेट रिएक्शन। तो मंद अभिक्रियाएं क्या होती हैं, तो वे अभिक्रियाएं जिन्हें पूर्ण होने में कुछ ही मिनटों का समय लगता है या फिर कुछ ही घंटों का समय लगता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम मंद अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे कि जब हम अमोनिया का निर्माण करते हैं यानी कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण करते हैं, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कुछ ही मिनटों में यानी कि कुछ ही घंटों में अमोनिया का निर्माण कर देते हैं। तो इन अभिक्रियाओं को पूर्ण होने के लिए हमें कुछ ही मिनटों या कुछ ही घंटों का समय लगता है। तो ऐसी अभिक्रियाएँ कहलाती हैं मंद अभिक्रियाएँ। तो इन्हें मॉडरेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको कंप्लीट होने में न तो कुछ ही सेकंड लगता है और न ही कई वर्ष लगते हैं। इनको कंप्लीट होने में कुछ ही मिनट या कुछ ही घंटे लगते हैं। तो लगभग सभी आणविक अभिक्रियाएं जो होती हैं वे मंद अभिक्रियाएं होती हैं, ये बात याद रखिएगा। बात करते हैं हम रासायनिक बलगतकी में किन अभिक्रियाओं का प्रयोग करते हैं। तो रासायनिक बलगतकी में हम केवल मंद अभिक्रियाओं यानी कि मॉडरेट रिएक्शन का ही अध्ययन करते हैं। अब ऐसा क्यों है, मैं आपको इसका रीज़न बता देता हूँ। इसका रीज़न बहुत सिंपल सा है। अगर आप इसको सोचिए, कॉमन सेंस का यूज़ करें, तो आप देखेंगे कि जो मंद अभिक्रियाएं होती हैं, मंद अभिक्रियाओं की दर का प्रायोगिक अध्ययन यानी कि जो प्रैक्टिकल स्टडी है वो संभव होता है, ठीक है। जबकि जो तीव्र अभिक्रियाएं होती हैं जिनको कंप्लीट होने में एक ही सेकंड लगता है, उनका प्रायोगिक अध्ययन करना संभव नहीं होता। चूँकि मंद अभिक्रियाओं का प्रायोगिक अध्ययन संभव होता है यानी कि हम ईज़िली इनको प्रैक्टिकली स्टडी कर सकते हैं, इसलिए हम रासायनिक बलगतकी में केवल मंद अभिक्रियाओं का प्रयोग ही करते हैं। वहीं बात करें हम अति मंद अभिक्रियाओं की, तो अति मंद अभिक्रियाओं की जो दर होती है वो बहुत अधिक समय लेते हैं। यानी कि अगर हम कोई औद्योगिक रूप से कोई चीज़ बनाना चाहें तो उसको बनाने में हमें कई वर्ष लग जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से हम अति मंद अभिक्रियाओं का प्रयोग भी रासायनिक बलगतकी में नहीं करते। तो कुल मिलाकर देखा जाए, हमको सिंपली इसको समझना है। मतलब सिंपली कहने का मतलब यह है कि रासायनिक बलगतकी में हम केवल मंद अभिक्रियाओं का प्रयोग करते हैं, न ही तीव्र अभिक्रियाओं का प्रयोग करते हैं, न ही अति मंद अभिक्रियाओं का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि तीव्र अभिक्रियाएं बहुत तेज़ी से होती हैं, इसलिए उनका अध्ययन नहीं किया जा सकता। दूसरा है जो अति मंद अभिक्रियाएं होती हैं वो इतना अधिक समय लेती हैं कि औद्योगिक रूप से हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर मंद अभिक्रियाएं रासायनिक बलगतकी में प्रयोग की जाती हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही टॉपिक हम पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप वीडियो देखते हैं तो ये ध्यान दीजिए कि आप हर एक लेक्चर वाइज देखिए। ये नहीं कि कभी तीसरा लेक्चर देखिए, कभी दूसरा देखिए, तो आपको कभी भी कोई टॉपिक समझ में नहीं आएगा। चूँकि आप अगर कोई भी टॉपिक को एक सिस्टमेटिक ढंग से देखते हैं तो आपको हर चैप्टर ईजिली समझ में आता है, और इसलिए मैंने अपने चैनल पर इन सभी टॉपिक के लिए प्लेलिस्ट बना रखा है। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, पहले वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद दूसरा देखिए, तीसरा देखिए। तो इस तरह से आपको हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। तो यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
है।